नाउ माय छोटा स्कूल सिर्फ एक विज़न या एक मिशन नहीं, माय छोटा स्कूल एक ड्रीम है। जी हाँ, माय छोटा स्कूल होना एक सबका अपना एक ड्रीम है और इस ड्रीम के फाउंडर और डायरेक्टर मिस्टर संजीव भसीन सर हैं, जिन्होंने इस ड्रीम को देखा और इस ड्रीम को ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया। So now I request to Mr. Sanjeev Bhasin sir, please come on the stage and tell us something about the NEP, that is National New Education Policy 2020। और आपको पता है उसके आने से हमारी एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या चेंजेस होंगे, उसके आने से हमारा प्री स्कूल्स किस तरह से चेंज होगा, उसके आने से हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है या एज इट इज़ रहेगी, उसमें क्या अप डाउन या उसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। नाउ संजीव सर आएंगे और हमें थोड़ा सा NEP के बारे में गाइड करेंगे। सो लेट्स वेलकम मिस्टर संजीव सर ऑन ओवर द स्टेज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आई होप सबने लंच कर लिया होगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत सरकार ने 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई। इसको बनाने में 2-3 साल लगे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने बनाई, उस पॉलिसी को आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि उस पॉलिसी में क्या है और वो पॉलिसी कहाँ हमें लेके जाएगी और हम वो पॉलिसी हमें कहाँ लेके जाएगी, उस पॉलिसी का मतलब क्या है और वो पॉलिसी हमारे लिए अर्ली एज एजुकेटर्स के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मुझे तो लगता है कि वो बनी ही अर्ली एज एजुकेटर्स के लिए है। हम जो अभी चर्चा करेंगे, ये जो अर्ली एज एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको हम अपने स्कूल में, अपनी ब्रांच में किस प्रकार इम्प्लीमेंट करेंगे, किस प्रकार हम इसको अपनी ब्रांच में, अपने स्कूल में, माय छोटा स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये अभी हम चर्चा करेंगे। ये पॉलिसी जो है 3 साल से बच्चे से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, MBBS उस लेवल तक, BTech उस लेवल तक की, हर लेवल की, ये नहीं है कि सिर्फ अर्ली एजुकेशन है या स्कूल की एजुकेशन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें फ्रेमवर्क बताती है, हमें रेगुलेटरी गाइडलाइंस देती है फ्रॉम 3 इयर्स और जब तक भी हम पढ़ाई करते हैं, PhD लेवल तक भी। लेकिन हमारे मकसद तो सिर्फ इसके बारे में चर्चा करने का है 3 से जो हमारे एज ग्रुप है। एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये खुशखबरी है कि इस पॉलिसी को शुरू होने से पहले, इम्प्लीमेंट होने से पहले इनफॉर्मल एजुकेशन देते थे। चल भाई आ जाओ, खाना खा लो, पढ़ लो, सो जाओ और घर चले जाओ। खुशखबरी ये है कि अब आप इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं देते हो, यू आर पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप प्ले स्कूल चलाने वाले जितने भी लोग हैं, they are part of formal education। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है जो पहली क्लास से पहले शुरू होता था, अब ये 3 साल की उम्र से शुरू हो जाएगा। 3 साल की उम्र से शुरू होके 8 साल तक की उम्र की हम चर्चा करेंगे और हम लोग अब फॉर्मल एजुकेशन के पार्ट हैं, तो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई है। पहले, आज से पहले कोई कैसे भी पढ़ा ले, कुछ भी पढ़ा ले, कुछ भी कैसे भी करा ले, ना भी पढ़ाए तब भी चल जाता था, क्योंकि वही इनफॉर्मल है। नहीं भी पढ़ा रहा तो क्या है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो गया। किसी के स्कूल में 4 साल का बच्चा भी दूसरे स्कूल में, बड़े स्कूल में चला जाता था। लेकिन जो अब ये पॉलिसी है, ये हमारे छोटा स्कूल को, जो पहले कहते थे ना भाई चल बच्चा कच्ची क्लास में जा रहा है, अब वो नहीं है। अब आपके पास जो बच्चे आते हैं वो कच्ची क्लास में नहीं आते, वो बड़ी क्लास में आते हैं।
प्रॉपरली आते हैं। अब माई छोटा स्कूल का मतलब माई छोटा स्कूल वो वाला नहीं रह गया छोटा छोटा। अब माई छोटा स्कूल इज ए फॉर्मल स्कूल, फॉर्मल है। अब आप वो नहीं है कि भाई चलो बच्चा 3 साल का हो गया स्कूल में भेज देते हैं, अच्छा अभी तो 3 साल का है छोटे स्कूल में भेज दो। छोटा स्कूल, माई छोटा स्कूल इज पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये इस पॉलिसी ने हमें गिफ्ट दिया है। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम दिस पॉलिसी टू माई छोटा स्कूल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कई सारे फीचर्स हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, जो ये पॉलिसी है हमें लेके जाती है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बड़े बड़े अफसर थे, भारत सरकार के आईएएस अफसर थे, उन लोगों ने मिलके ये बनाई और उन्होंने पाया 5 करोड़ बच्चे, 2020 की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको अर्ली एजुकेशन नहीं मिलती थी, 5 करोड़ बच्चे भारत में। और आज कोरोना की देन से वो 5 करोड़ बच्चे अब 10 करोड़ हो चुके हैं। हिंदुस्तान में 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको अर्ली एज एजुकेशन चाहिए लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? गांव में, देहातों में, कस्बों में, दूर दूर प्ले स्कूल नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहीं से उत्पत्ति हुई थी माई छोटा स्कूल की, इसी जगह से कि बहुत सारे गांवों में, देहातों में, दूर दूर की जगहों पे जहाँ पे कि प्ले स्कूल की कोई नाम ही नहीं था और कोई खोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उनको स्मॉल इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस चाहिए था। प्ले स्कूल खुलता था 5 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में। तो हमने माई छोटा स्कूल उस वक्त शुरू किया और स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो जो माई छोटा स्कूल जब शुरू हुआ तो हमने बहुत सारी जगहों पे जाके गाँव में का टेबल सुनाना पड़ता था, नहीं सुनाता था तो उसकी पिटाई। 28 का टेबल सुनाओ नहीं तो तुम्हारी डंडे से पिटाई होगी। ये सिचुएशन माई छोटा स्कूल चेंज कर रहा है। इतनी हैवी एजुकेशन की जरूरत न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि नहीं है। तो हमारी जो विजन है और जो ये न्यू एजुकेशन की पॉलिसी की जो विजन है वो एक साथ चल रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया को, हमारे भारत को लेके जा रही है एक नए भारत की तरफ, जहाँ पे कि छोटा 3 साल का बच्चा भी सर्वांगीण विकास प्राप्त करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्राप्त करता है, ब्रेन ग्रोथ प्राप्त करता है, जो कि अभी से पहले थी नहीं। छोटी छोटी जगहों पे आंगनवाड़ियों को वो प्ले स्कूल में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आंगनवाड़ी के वर्कर जो हैं, जो छोटी जो ये गांव में खुली होती है, शहरों में भी खुली होती है, वहाँ के वर्कर्स को लेके वो प्ले स्कूल शुरू करने के तरफ जा रहे हैं। और उसमें वो बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्राइवेट प्ले स्कूल्स को भी हेल्प ले रहे हैं कि भाई हम आपकी भी हेल्प चाहते हैं, क्योंकि हम, भारत सरकार ने ये ठाना है कि भारत के हर बच्चे को उस उम्र से एजुकेशन मिले, उस उम्र से ब्रेन डेवलपमेंट मिले, उस उम्र से ब्रेन ग्रोथ मिले जिस उम्र में उसको जरूरत है। कौन सी उम्र में जरूरत है? 2 से 6 साल। 2 से 6 साल का बच्चा जो होता है उसका दिमाग 90% ग्रोथ कर जाता है। आज मुझे हिंदी भाषा आती है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे तो फ्रेंच सीखनी है, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अब आप ये देखो, हम 3 साल के बच्चे को सिखा देते हैं व्हाट इज योर नेम। मुझे कोई आप में से अगर फ्रेंच जानता हो, मेरे को पूछ ले फ्रेंच में व्हाट इज योर नेम, मुझे नहीं आता। मैं तो आपका सवाल भी रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी टंग ट्विस्टिंग जो है वो एक फिक्स हो चुकी है। मैं अब भाषा नहीं सीख सकता। वही 2 से 6 साल का बच्चा वो सब चीजें सीखता है। खाना, चलना, उठना, बैठना, सोना, बात करना, इशारों में बात करना, मातृभाषा में बात करना, और जो हम उसको नई भाषा सिखाते हैं उसमें बात करना। ये सब कुछ
एक बड़ी उम्र में सीखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया आपको। यहीं पे हमारे भारत में ये अगर पॉलिसी इस तरीके की जो अभी आई है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर ये बहुत पहले आ जाती तो आज बहुत सारे जो बेरोजगारी की समस्या है नहीं देख पाते हम, नहीं दिखती भारत में। क्यों? जब एक बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी, ब्रेन ग्रोथ हो जाएगी 2 से 6 साल की उम्र में, वो सोचना सीख जाएगा टाइम पे, वो अलग अलग चीज़ें करना सीख जाएगा, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी ब्रेन की, तो वो नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को आयाम दे सकता है। और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप और हम यहाँ पे हैं, आप अग्रणी हो, आप इसके अग्रणी हो, और आपके पीछे बहुत लंबी लाइन है जो कि अर्ली एज एजुकेशन में आएगी। बहुत लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ से ही शुरू हुई है चेंज इन अर्ली एज एजुकेशन इन इंडिया। यहीं से हो रहा है शुरू। ये एक गेम चेंजिंग मूवमेंट है, जबकि बहुत सारे जो लोग हैं इसमें जुड़ेंगे अब कि भाई हम भी इसमें जाएं, हम भी बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी मूवमेंट जब शुरू होगा, सरकारी अनुदान आएगा, बहुत कुछ उसमें चेंजेस आएंगे, तो उसमें बहुत सारे नए नए एडुप्रेनर भी जुड़ेंगे। और यदि इस पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिया गया, ये जो पॉलिसी है इसको यदि ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आज से 20 साल बाद भारत के जो बच्चे जो अभी 2 से 6 साल की उम्र के हैं, वो 22-24 साल के हो जाएंगे, वो नौकरी नहीं ढूंढेंगे, वो नौकरी देंगे। आपने देखा है ना, बड़े बड़े शहरों में और अलग अलग जगहों पे आजकल बोर्ड लगे होते हैं स्टार्टअप। वो स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप होता है यूनिक आइडिया को इम्प्लीमेंट करके उससे बिजनेस बना देना। यूनिक आइडिया किसको आएगा? जिसकी सही उम्र में पौष्टिक, जिसको आहार मिला हो, जिसको सही उम्र में पौष्टिक आहार, मैं खाने को नहीं कह रहा हूँ, पौष्टिक आहार मतलब उसके दिमाग को जब पौष्टिक आहार जब मिला हो सही उम्र में, जब वो ग्रो कर रहा है, जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से सबसे अधिक वो ग्रोथ कर सकेगा, उस वक्त अगर उसको सही रास्ता मिल जाएगा, सही एजुकेशन मिल जाएगा, सही ब्रेन डेवलपमेंट मिल जाएगा, तो वो बच्चा जो जिस बच्चे को हम ये एजुकेशन देंगे, वो बच्चा बड़ा होके 22-24 साल की उम्र में जाके नए नए आइडिया से अपने स्टार्टअप, जैसे स्टार्टअप अभी आजकल चलते हैं ना, इस तरीके की बाढ़ आ जाएगी। तो वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई अब हम नौकरी कहाँ पे ढूंढें, वो सोचेंगे अब नौकरी किसको दें, जल्दी आओ काम करो, मेरे पास ये आइडिया है, सरकार पैसा दे। और सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो जो बड़े बड़े अलग बिजनेसमैन होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई एंजल इन्वेस्टर बन जाता है, कोई किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में। तो वो स्थिति आएगी भारत में यदि ये पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हो गई। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम कहते हैं किसको है? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ये नहीं होती कि भाई चलो उसको अपने सिर्फ लिखना पढ़ना सिखा दिया, ABCD पढ़ा दी तो उसकी ग्रोथ हो गई, उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो गई। नहीं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि उसकी फाइन मोटर स्किल, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल, उसकी स्पीकिंग स्किल, उसकी लिसनिंग स्किल, उसकी जितने भी तरीके की स्किल्स की डेवलपमेंट सही उम्र में जितनी होनी चाहिए वो हो जाती है, उसको कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। कुछ टाइम पहले हमने शेयर किया था आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत कि हर उम्र का अलग डेवलपमेंट माइलस्टोन था कि भाई 2 साल में बच्चे को ये सब आना चाहिए, 3 साल में ये आना चाहिए, 4 साल में ये आना चाहिए, 5 साल में ये आना चाहिए। उसके अंदर हर चीज़ लिखी गई थी कि उसको से शेयर किया था डेवलपमेंट माइलस्टोन। वही है पार्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है हम बच्चे को एक ऐसी स्टेज पे ले आए कि जब बच्चा अपना ब्रेन चला ले, अपना दिमाग चला के सवाल पूछ ले। ऐसे बच्चे नहीं कि हम उससे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा रंग है तो वो बता रहा है कौन सा रंग है। ऐसे बच्चे नहीं, बच्चे ऐसे हों जो कि खुद सोचें, अपने आप सवाल बनाएं। और वो सवाल कौन बना सकता है?
वो सवाल वो बना सकता है जो कि किसी भी टॉपिक की गहराई में गया हो, उसको समझ आया हो, उसके कंसेप्ट्स क्लियर हो, वही सवाल बना सकता है। हर कोई सवाल नहीं बना सकता। सवाल बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है। कोई किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई ये यहाँ पे ये कप की फ़ोटो, ये जो मेडल है, ट्रॉफी है, इसकी क्यों लगी हुई है, तो बच्चा पूछेगा क्यों लगी हुई है यहाँ पे ट्रॉफी, है ना। आप बड़े हैं, आप समझ गए कि भाई ये कोई अवार्ड का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे ही लगी हुई है। इसी प्रकार बच्चे के दिमाग में चीज़ों को देख के सवाल पैदा हो और वो पूछे। इसी को कहते हैं कि हमने ऐसे बच्चे क्रिएट कर दिए जो उनके सवालों से हमें इरिटेट नहीं होना, उनके सवालों से इरिटेट नहीं होना बच्चों के, उनको जवाब देने हैं। और यदि हमने ऐसे बच्चे अपने स्कूल में क्रिएट करेंगे, कर लिए, अर्ली एज एजुकेशन में उसकी हर तरीके की स्किल डेवलप हो जाए, वो हम इसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इसको हम अपने स्कूल में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हर रोज 10 मिनट मॉरल और एथिकल एजुकेशन, हर रोज 10 मिनट हैप्पीनेस मोमेंट, हर रोज 10 मिनट योगा के द्वारा उसकी हेल्थ क्रिएशन। ये सब पॉलिसी में लिखा गया है, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई हैं कि आप ये कैसे करो। ये जो मैं बोल रहा हूँ, हर रोज बच्चे को 10 मिनट बहुत होते हैं। अब अगर मान लीजिए एक मैम ने वीडियो भेजा था मुझे कि उसकी मदर बच्चे की कह रही थी, भाई मैम ये जो मेरा बच्चा ना किसी और स्कूल में जाता था पहले और डर बैठ गया, स्कूल जाना बंद कर दिया, जाता ही नहीं स्कूल में। वो आती थी वैन तो बेड के नीचे छुप जाता था, रोने लग जाता था। उसको बच्चे को माई छोटा स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। माई छोटा स्कूल में उस बच्चे के लिए स्पेशल हैप्पीनेस मोमेंट्स क्रिएट किए गए। उस बच्चे ने अपनी वीडियो खुद की बना के दी अपने पापा को, पापा अब यही स्कूल में जाऊंगा, नहीं तो मैं स्कूल ही नहीं पढ़ूंगा, सारी उम्र बिना स्कूल के रहूंगा, जाऊंगा तो इसी स्कूल में। ये होता है हैप्पीनेस मोमेंट। ये हैप्पीनेस मोमेंट हमें चाहिए अपने स्कूल में। ये हैप्पीनेस मोमेंट कैसे आता है? ये हैप्पीनेस मोमेंट आता है आपकी इमोशनल बॉन्डिंग, बच्चे से इमोशनल बॉन्डिंग। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते थे, तो पिछले साल भी चलाई थी जब कोरोना आया था। 50 बच्चे 100 बच्चे एक क्लास में बैठा देते थे हम, वो भाग जाते थे, 1-2 दिन पढ़ते थे, पढ़ते ही नहीं। 10 बच्चों की क्लास बनाई हमने। बहुत एक्सपेंसिव लगा, हमारा बजट बहुत ओवरशूट कर गया। हर बच्चे को नाम से पुकारना शुरू किया। हर बच्चे को क्लास में नाम से पुकारेंगे, हर बच्चे को अटेंशन देंगे, तो उससे उसके साथ में टीचर की इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है। जब इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो गई तो उसके मन में, दिमाग में ये आया कि आई एम वन ऑफ द VIP इन दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार में बहुत इम्पोर्टेंट बच्चा हूँ, तभी तो मैडम को मेरा नाम याद है, तभी तो मैडम रोज़ मेरे से बात करके सब चीज़ें सही से पूछती है, बताती है, मेरे को पढ़ाती हैं। ये हैप्पीनेस मोमेंट होता है, मेक हिम इम्पॉर्टेंट। जैसे कि बच्चा आता है स्कूल में, तो ऐसे नहीं कि चलो वो किसी आया को बोल दिया चलो जाओ ले आओ सब बच्चों को लाइन बना के वैन से उतरे। या हम अपनी मातृभाषा में अगर करेंगे सब कुछ अपना ये लर्निंग, तो क्या हमें आएगी नहीं? क्या हमारे बच्चों का दिमाग ग्रोथ नहीं होगा, ब्रेन ग्रोथ नहीं होगा, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा? तो ये हमें पॉलिसी बताती है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा, MP में, आप में से कुछ लोग MP से हैं, तो मध्य प्रदेश में सरकार ने MBBS की किताबें हिंदी में बनानी शुरू कर दी हैं। हिंदी में MBBS की किताबें बनानी, क्योंकि वो लोग इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक सर्वांगीण विकास का तरीका है कि आप बच्चे को आसानी से, जो उसको पसंद हो, जो उसको अच्छा लगे, उसी तरीके से पढ़ाओ, जिस तरीके से उसको कंफर्ट हो, जो फ्लेक्सिबल लर्निंग दो, उसको उसकी भाषा में ही पढ़ाइए। जो स्कूल में आए तो ये ना बोलना व्हाट इज योर नेम। क्यों? अभी तो आप पूछ रहे हो, अगर ये पॉलिसी चलती रही तो ये जो
स्कूल होते हैं ना, लिखा होता है सरस्वती विद्या मंदिर। स्कूल का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम। नाम तो भाई तुमने हिंदी में बना दिया, लेकिन नीचे लिख दिया इंग्लिश मीडियम। तो वो इंग्लिश मीडियम के ऊपर काली स्याही पोत देंगे वो थोड़े सालों के बाद, इस पॉलिसी के हिसाब से। सबको उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना है और यही ये पॉलिसी हमें कहती है। किसी भी बच्चे को आप अगर वो आया आपके पास पढ़ने, उसको उसी मदर टंग में ही पढ़ाओ, फिर किसी को रट्टा तो नहीं लगवाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा ना कि भाई उसको हम लिटरेसी का रट्टा लगवा रहे हैं। जो भाषा की अपनी मातृभाषा है उसका रट्टा लगवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम यूपी में हैं तो यूपी में हिंदी में उनको पढ़ाएं। इस बात की कोई वो नहीं है कि हाँ नहीं इंग्लिश मीडियम ही करो, ऐसा कोई रूल नहीं है। इंग्लिश मीडियम करोगे तो आपकी कमाई ज़्यादा होगी। ये एक चलन चला हुआ है और वो इस पॉलिसी के द्वारा आहिस्ते, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक साल में ही हट जाएगा, बट आहिस्ता आहिस्ता ये हटेगा, स्लोली। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको टेक्नोलॉजी यूज करना सिखाओ छुटपन से ही, बचपन से ही। ऐसे नहीं कहो कि स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं कहो कि भाई मेरा बच्चा तो ये स्क्रीन पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे बैठेगा तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। आपका बच्चा यदि इतनी दूर से स्क्रीन को देखेगा तो उसकी आंख खराब नहीं होगी, उसका दिमाग चलेगा। आंख खराब तो होगी जब आपको रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वो करोगे, तब होगी आंख खराब। इससे आंख नहीं खराब होती। बच्चे को आधा घंटा आपने 20 मिनट एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दिया तो उसकी आंख खराब नहीं होगी। वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी इन आवर स्कूल। इफ वी यूज टेक्नोलॉजी इन आवर स्कूल, बच्चे के अंदर ग्रोथ, प्रोग्रेस, इस तरह की फीलिंग आती है। इंटरैक्टिव एजुकेशन। 1 2 3 4 लोग इस हॉल में सो गए हैं। क्यों सो गए? क्यों सो गए बताइए? क्योंकि मैंने उनको अपनी इस जो ये मैं चल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। ऐसे ही आपकी क्लास में आप गिनते होगे, सो गया, वो भी सो गया, सो जाते ना, क्योंकि हम उनको अपने साथ में इन्वॉल्व नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पे मैंने इन्वॉल्व नहीं किया ना, अगर मैं सीढ़ी उतर के आऊँगा तो जो सो गए उनको दूंगा भाई, फिर उनकी नींद खुल जाएगी। ये हमें अपनी क्लास में यूज करना है इसको, इस तरीके को। जो सो जाए उसी को तो सिखाना है, उसी को तो उठाना है। जो उठा हुआ है उसको क्या उठाना है? जो उठा हुआ है वो तो सीख रहा है आपसे, समझ रहा है आपसे, लेकिन जो सो गया बेचारा उसको उठाना है, उसको अपनी मेन स्ट्रीम में लाना है, उसको अपने साथ में लेके चलना है। यही है नई पॉलिसी, यही है हमारी नई पॉलिसी कि बच्चे को इंटरैक्टिव एजुकेशन देनी है, पार्टिसिपेटिव एजुकेशन देनी है। हर स्टेप पे बच्चे को आपस में हमें बात करके इन्वॉल्व करना है क्लासरूम में। ऐसी क्लास बनानी है जिसमें कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। ऐसी क्लास हमें नहीं चाहिए जहाँ पे कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे सीख रहे हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं और कुछ सो गए। जहाँ पे जो सो गए उनको इन्वॉल्व करना है। चैलेंज उन्हीं के लिए है, पॉलिसीज उन्हीं के लिए बनती हैं जो पहले से ही जिनका दिमाग अच्छे से ग्रोथ हो जाता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, उनके लिए इस तरीके की पॉलिसीज नहीं बनाई जाती। और भारत सरकार ने ये जो बनाई है, क्योंकि 10 करोड़ बच्चे अभी पढ़ ही नहीं पा रहे। वो 10 करोड़ अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके कितनी बड़ी जनसंख्या होगी जो अनपढ़ हो रही और हो जाएगी। तो वो जो 10 करोड़ है ये उनके लिए पॉलिसी है, ये उनके लिए नहीं है जो पहले से ही दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उसके पापा के पास में 5 लाख रुपए डोनेशन देने के वो पढ़ा लिया
पास हो गया, नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ काम करा देगा उसको। लेकिन ये पॉलिसी उसके लिए है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको लेके आना है हमें अपने साथ, उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, उसको उसका दिमाग ग्रो करना है। उसको स्टार्टअप चाहिए। स्टार्टअप उसको नहीं चाहिए जिसके पापा के पास पुश्तैनी जायदाद पड़ी हुई है, उसको तो बस बैंक से पैसे निकालने और खाने हैं। ये पॉलिसी उसके लिए है जो दिमाग ग्रो करके सेल्फ स्टैंड होगा और अपनी पैरों पे खड़ा होगा अपने यूनिक और न्यू आइडिया से। उसके बाद ये कहती है फॉर्मेटिव एजुकेशन। आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ते थे, पेपर देते थे हम एग्जाम, तो फटाफट एक सवाल होता था और उस सवाल के 10 पेज में जवाब देते थे, जो वो टीचर ही खुद सिखाते थे। अबे यार ऐसे करियो, पहला ऊपर की 2 लाइनें अच्छी लिखी हो, उसके बीच में कुछ भी लिख दियो और लास्ट की 2 सही लिख दियो, है ना। ये टीचर सिखाते थे हमें टीचर ये सिखाते थे, ए भाई सुनो, पेपर देने जा रहे हो ना बोर्ड का, ऊपर की 2 लाइनें ठीक लिखना, लास्ट की 2 लाइनें ठीक लिखना, बीच में कुछ भी लिख देना, मजे आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होता था, फिर उसके बाद पेपर लिखने बैठते थे हम। मैम शीट, मैम सप्लीमेंट्री शीट, मैम सप्लीमेंट्री शीट एक और बेटे जिसको नहीं आता था वो देखता था ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, मुझे तो आता ही नहीं, उसको गाली देता था, फिर क्या कर रहा है तू, तो लिए जा रहा है मेरे को मेरे पापा मारेंगे रात को। और बाहर निकल के पता है किस बात पे बहस होती थी, मैंने 5 शीट ली फालतू, मैं को बताऊंगा, मैंने 8 शीट ली फालतू। अबे तूने एक पेज में एक ही वर्ड लिखा होगा, 8 शीट तो ले गई, ऐसे झगड़े होते थे, है ना। वो जमाना गया। आज चलेगा जिसको कंसेप्ट आते होंगे, जिसके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो जीतेगा। मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव। ये सिर्फ वही इनके सवालों के जवाब सही देगा फॉर्मेटिव तरीके से जिसको आता होगा, और जिसको होगा कि भाई पहले की 2 लाइनें अच्छी लिख दे, एंड की 2 लिख दे, बीच में कुछ भी लिख दियो, वो फेल हो जाएगा। तो दिस इज फॉर्मेटिव एजुकेशन पीरियड। इसको नया तरीके से कहते हैं, ये अभी ऊपर की क्लासों में चलता है, एनसीईआरटी सीबीएसई इस तरीके से कई क्लासेस में शुरू कर चुके हैं। हमें अर्ली एज एजुकेशन में इसको प्रेफरेंस देनी है, इसको यूज करना है। बच्चे को इस बात पे ऐसे नहीं लिखवाना कि राइट एन ऐसे ऑन इंडिया या राइट एन ऐसे ऑन पोस्टमैन, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, वो बेचारा पिट जाएगा, रात को 2 रातें 3 रातें पिटता रहेगा, रट्टे मारता रहेगा, वो होगा तो यही, और फिर उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तो और स्यापा। तो इसलिए वो ऐसे और वो रट्टे मारना, वो सब चीजें बंद। क्या है फॉर्मेटिव एजुकेशन, यानी कि हम अपने बच्चों को टू द पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, या और भी बहुत सारे, जैसे वो हम वर्कशीटों में बनाते हैं, मैच, ड्रैग एंड ड्रॉप, फिल कलर्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें बनती हैं। फॉर्मेटिव में बड़ी क्रिएटिव चीज़ें बनती हैं इससे, और जो बच्चे उनको सॉल्व करते हैं उनका दिमाग भी चलता है और उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। वो बच्चे बोर नहीं होते, वो बच्चे जो इस तरीके से पढ़ते हैं वो बच्चे बोर नहीं होते, वो बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे वो कुछ ना कुछ वो कर रहा है, कॉपी में, अपनी किताब में कुछ ना कुछ वो कर रहा है। और रट्टे मारने वाला क्या कर रहा होता है, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन याद कर ली, रट ली, और वो वही की वही लिख ली। आप में से कुछ टीचर्स हैं और आपके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बेस, इस पॉलिसी को लागू करने के जो नींव हो,
वो आप हो। यदि टीचर ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, टीचर ने उसको उसी भाषा में ही सीखना चाहा, उसी भाषा में ही पढ़ना चाहा, तो वो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड। टीचर्स की ट्रेनिंग किस लिए? रट्टे मरवाने के लिए नहीं। रट्टे तो कोई भी मरवा लेगा, जो 5वीं फेल है वो भी मरवा लेगा रट्टे। रट्टे नहीं मरवाने बच्चे से। बच्चे को सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट देने के लिए हर रोज 10-10 मिनट की अलग अलग क्लासेस हमें देनी है। मॉरल एजुकेशन, ये लिटरेसी की, न्यूमरेसी की, आर्ट क्राफ्ट की, मॉरल की, अलग अलग हैप्पीनेस की, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो हमें हर रोज बच्चों को क्लास में देनी है। और उसके लिए आपका प्रशिक्षित होना, ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप उसके लिए ट्रेन नहीं है, अब मैंने बोला चलो हैप्पीनेस की क्लास करेंगे, और एक मैम को बोला और मैम ने बच्चे को हैप्पीनेस क्लास देनी शुरू करी। बच्चे ने कोई गलती कर दी और उसको तड़ाक करके मार दिया। वो आएगा ही नहीं स्कूल, वो डर जाएगा। अरे डर नहीं बिठाना बच्चे में, उसके साथ हमें इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। और ये आप कैसे सीखोगे? ट्रेनिंग के द्वारा। बच्चे को ये तो मैं अब आज बोल रहा हूँ, कई सालों से आप सुनते होंगे कि बच्चे को मारना अलाउड नहीं है, बच्चे को मारना स्कूल में अलाउड नहीं है ना? वो क्यों नहीं है? क्योंकि उससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ते हैं, बच्चे का दिल दिमाग शिक्षा से दूर होता चला जाता है। तो हमें ट्रेन्ड और सर्टिफाइड टीचर चाहिए। इसके लिए हम देखो, इस तरीके का इवेंट तो करना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, ना आपके लिए ना हमारे लिए। तो हमने हर रोज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का व्यवस्था करी हुई है। आप टीचर्स लोग उसमें ज़रूर जुड़ा करिए, वो फ़ायदे की चीज़ होती है। चाहे रेखा मैडम अपना कैमरा ऑन करें या ऑफ करें, आपको सीखना है तो सीख लीजिए कि कैसे बच्चे को आपने होलिस्टिक डेवलपमेंट देनी है और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट आपने किसी और के लिए नहीं करना, कोई सरकार के लिए भी नहीं करना। इस पॉलिसी को आपने इम्प्लीमेंट करना है आपके गोल के लिए, आपकी जीवन का जो गोल है। अभी सुबह मैंने बोला था आप सब लोग कौन हो? शिक्षावीर। आप शिक्षावीर हो, तो शिक्षावीर जो होते हैं वो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा होता है, एजुकेशन होती है उसकी। तो आपने अपनी सब पॉलिसी को उस अपने स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट करना है, ना अपने इनकम के लिए, ना सरकार को मानने के लिए। आप यदि अपने बच्चे को, चाहे ये पॉलिसी आगे जाए ना जाए, जंग हो जाए, लेकिन ये पॉलिसी है बहुत ज़बरदस्त, और मैं चाहूँगा कि आप सब जो भी इसको इम्प्लीमेंट करोगे आप बहुत खुश रहोगे। दिस इज रियल अर्ली एज एजुकेशन। ट्रेन एंड सर्टिफाइड टीचर्स के बाद आता है रेगुलर असेसमेंट। जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, जो भी लर्निंग दे रहे हैं, उसकी असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे एग्ज़ाम होते थे 6 महीने बाद, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। अप्रैल का पढ़ा हुआ अक्टूबर में लिखो। मैथ का सवाल भी रट लेते थे, मैथ का सवाल भी रट लेते थे, क्योंकि वो मैडम कहती थी एनसीईआरटी किताब से आएगा, ये वाला आएगा, तो वो हम उसके स्टेप्स रट लेते थे। क्योंकि समझ तो आती नहीं थी, तो समझ नहीं आएगी तो रट्टे मारेंगे। और वो रट्टे मारने का एक बहुत बड़ा कारण था कि आप मेरे को 6 महीने पुराना जो पढ़ा है वो आज उसका टेस्ट ले रहे हो। इसलिए इसकी छोटे छोटे पीरियड्स में असेसमेंट जरूरत है। 1 महीने में, 45 दिन में, 15 दिन में आपने जो बच्चे के अंदर जो इनपुट दिया अपना एजुकेशन का, जो भी उसको सिखाया है, उसका असेसमेंट आप जल्दी जल्दी लीजिए, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और बच्चे के अंदर जब वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको अच्छी असेसमेंट का रिजल्ट भी मिलेगा। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड वे में एजुकेशन। अभी क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे प्ले स्कूल्स होते हैं या बड़े भी होते हैं। मैं बड़े की चलो बताता हूँ।
पंजाब में एक जगह है खन्ना, पंजाब में एक जगह है खन्ना, और उसके पास में मंडी गोविंदगढ़ एक जगह है, और बहुत मतलब वो एक लोहे की मंडी है, वहाँ पे बेल्ट बहुत तगड़ी स्टील की। वहाँ पे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, और वहाँ पे स्कूल जो है 5-5 हज़ार बच्चों को पढ़ाते हैं, और आज से 10 साल पहले भी बड़ी हैवी बढ़िया फीस मिलती थी उनको। उन्होंने मुझे बुलाया, सर हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दे दो जरा आके। मैं गया, उनके टीचर्स जिनकी एज 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में थी, वो सारे के सारे टीचर्स जीरो थे। उनका इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में, सीखने में। और जब टीचर्स का इंटरेस्ट नहीं होगा सीखने में तो वो क्या करेंगी, चलो भाई आज आ गए हम क्लास में, तो आज मेरा मन है, बच्चे का मन नहीं है, मेरा स्ट्रक्चर प्लानर नहीं कुछ कह रहा, मेरा मन है कि आज हम ए सीखेंगे, कल मैं आऊँगी तो मैं कल 1 सिखाऊंगी, परसों मैं आऊँगी तो मैं ग सिखाऊंगी, या चल मेरा कुछ भी मन नहीं है तो बच्चों ये लो कागज़, ड्राइंग बनाओ, रंग भरो। और किसी दिन मैम बहुत खुश है तो म्यूज़िक चला के सब नाचो, गाना गाओ, डांस करो, है ना। ये नहीं, ये एजुकेशन देने के लिए हम नहीं बने। आप सब जो भी यहाँ पे बैठे हो, आप सीरियस एजुकेटर्स हो, जो कि कितनी दूर दूर से रात रात का सफ़र करके हमारे साथ मिलने, इन चीज़ों को समझने, इन चीज़ों को जानने के लिए आप आए हैं। तो यू आर मोस्ट सीरियस एजुकेटर्स। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन दें, दैट शुड बी इन स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड वे। प्लानिंग से बनती है, प्लानर होता है, पूरे लेसन प्लान्स होते हैं, पूरा सिस्टम होता है। किस दिन, कितने बजे, क्या कराना है, क्यों कराना है और कैसे कराना है, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्लानिंग के बिना चलेंगे, अपने मन में एक गोल लिए बिना चलेंगे, तो आप अपने स्टूडेंट्स को एक परफेक्ट एजुकेशन नहीं दे सकते। परफेक्ट एजुकेशन देने के लिए हमें प्लानिंग चाहिए। जैसे हमारी ज़िंदगी है तो हमने अपनी ज़िंदगी में सोचा कि भाई 3 साल के बाद मैं अपने प्ले स्कूल को प्राइमरी स्कूल में चेंज करना है, या 4 साल बाद करना है। एक गोल फिक्स किया ना, ऐसे ही आपका गोल है आपके स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपके स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास, ये आपका गोल है। छोटा गोल है कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो जब 3 साल के हो जाए तो उसको ये सब आता हो, जब 4 साल के हो जाए तो उसको ये सब आता हो, 5 साल के हो जाए तो सभी आता हो। ये छोटे गोल हैं। बड़ा गोल था, फिर छोटा गोल था, अब उसके बाद और छोटा, फिर और छोटा, ऐसी डेली के गोल होते हैं, रोज के गोल होते हैं। तो टीचर की ज़िंदगी में गोल एंड प्लान, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यदि कोई टीचर बिना गोल सेटिंग के, बिना प्लानिंग के लर्निंग देंगे तो वो फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, वो टीचिंग नहीं कर रहे, वो टीचिंग कर ही नहीं सकते। हमने अपने ये सारी चीज़ें अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करी हैं। वो मैं आपको कल 1-1.5 घंटे का और टाइम लूँगा आपसे, और एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा कि इसको हमने कैसे इसमें डाला है, कैसे आप इसको इसमें यूज़ करो, कैसे है। फिर 10 मिनट के लिए ये नेक्स्ट वो 100% कन्वर्जन लगा ले। तो थोड़ी सी मैं ये बताना चाहूँगा, ये वाला टॉपिक रेखा मैडम ने करना था, लेकिन मैंने सोचा कि ये मैं करूँगा तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्टेप्स फॉर 100% कन्वर्जन। आपने जो स्कूल खोला है उसको, स्कूल को चलाना बड़ा ज़रूरी होता है। स्कूल को चलाना तो मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ, असली मतलब है कि स्कूल में एडमिशन होना बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं होगी तो फिर स्कूल थोड़े में बंद हो जाएगा। तो हम स्कूल कैसे चलाओगे वो उसकी चर्चा करेंगे। स्कूल कैसे चलाएंगे आप,
नया स्कूल खोला आपने, या अभी कोरोना के बाद में दोबारा से खोलेंगे, या किसी ने खोल लिया हुआ है। देखो इस वक्त बहुत सारे प्ले स्कूल बंद हैं और अभी शायद जल्दी खुलेंगे भी नहीं। 50% जिस कॉलोनी में सर्वे करिएगा, अगर पहले 2 साल पहले कोरोना से पहले 10 थे तो वो 5 रह गए, आज 5 ही खुले हैं। उसका कारण है, वो क्या हुआ था कि उसका स्कूल का नाम था आंचल प्ले स्कूल। मैम स्कूल चलाते थे, 10 साल हो गए थे उनको स्कूल चलाते हुए, बढ़िया इनकम थी, 100 बच्चे थे और मज़े से ज़िंदगी चल रही थी, किराए की जगह थी और आंचल प्ले स्कूल मज़े से चल रहा था। कोरोना आने से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा करते करते 1 साल निकल गया और मैम ने किराया दे दे के अपनी सारी कमाई ख़त्म कर ली। आंचल प्ले स्कूल था नाम। जब हिम्मत जवाब दे गई तो एक दिन गुस्से में आके बोर्ड उतार दिया और वहाँ पे लगा दिया आंचल ब्यूटी पार्लर। है ना, ऐसे हो गया ना। तो वो 10 में से 5 इसीलिए रह गए। इसीलिए मैंने बोला कि आप शिक्षावीर हो, आपने ब्यूटी पार्लर नहीं खोला, आप डटे हुए हो, आप डटे हुए हो। वो ब्यूटी पार्लर वाली वापस नहीं आ सकती अब प्ले स्कूल में, क्योंकि अब उसके सामने इतनी बड़ी दीवार, इतनी बड़ी चट्टान माई छोटा स्कूल की है उसके इलाके में, तो वो अब वापस नहीं आ पाएगी। तो आप सबसे पहले एक इवेंट करो। देखो अभी ये जो 3rd वेव आई थी, इससे पहले हमारे में जोश आया था, तो हमने सोचा था कि भाई सब ब्रांचे में जाके हम इवेंट करेंगे। जब तक वो करने की बारी आई फिर से बंद हो गए। एक ब्रांच में हमने किया था, मैम की ब्रांच में, मैम रिया कपूर। मैम की ब्रांच में सिर्फ 2 बच्चे थे, 2 थे ना, 2 थे। और इनके ब्रांच में आसपास पूरे इलाके में किसी को नहीं पता था यहाँ पे स्कूल है, किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि जब इन्होंने खोला था तो स्कूल खुलते ही कोरोना आ गया था, तो वो बंद हो गया था। तो ये सोचते थे कि अब कैसे करें कैसे करें। तो हमारे ऑफिस के पास में ही है, दिल्ली में ही है, तो हमने कहा चलो यहीं से ही शुरू करते हैं पहला शो। मैं गया था, मैं भी गया था। इनको हमने एक्सप्लेन किया, क्या क्या एक्सप्लेन किया वो बताता हूँ। रिंकू सर के वहाँ भी गए थे, वो रिंकू यादव जी बुराड़ी में। आज उनके पास 0 था उस दिन, आज 14 हैं। उस दिन 0 था, बीच में कोरोना आ गया, 0 से 14 हैं। और अभी तो उन्होंने बस शुरू ही किया और कह रहे हैं अब मज़ा आ गया, अब लग रहा है कुछ चलेगा। नहीं तो सोच रहे थे कि माई छोटा स्कूल ने तो फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, है सर। माई छोटा स्कूल ने 60,000 70,000 रुपये लेके मेरे को कुर्सी में चेप दी और भाग गए हैं। नहीं, आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करिए। उस इवेंट के फॉर्म है हमारे पास, रेखा मैम के पास। अपने टीचर्स को भेजिए घरों में, पूरे कॉलोनी के घरों में। खुद जाएंगे तो खुद भी जाइए, फॉर्म फिल करिए। उस फॉर्म में पूरा डिटेल है आपकी कॉलोनी के पेरेंट्स का, नाम पता ये वो सब कुछ है। आपको पता चलेगा कि कितने घरों में आपके कस्टमर हैं, कितने घरों में ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके स्कूल में आके पढ़ सकते हैं। और जब आप जाओगे, टीचर्स जाएंगी, 2-3 टीचर जाएंगी, तो उनको जो जिनके घर में आप जाते हो उनको भी अच्छा लगेगा। क्यों 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 अच्छा लगेगा? क्योंकि दिस विल बी ए हैप्पीनेस मोमेंट फॉर देम, दे विल फील इम्पॉर्टेंट। ये वाह, स्कूल वाले मेरे घर आए, मेरे को कह रहे हैं मेरे अपने बच्चे को हमारे पास पढ़ाओ, पूरे एक्सप्लेन करके गए हैं। हैप्पीनेस मोमेंट उनके लिए क्रिएट हुआ है। वी आर मेकिंग देम इम्पॉर्टेंट। जब आप वो फॉर्म भर के ले आते हैं, वो फॉर्म आपके लिए 3 साल 4 साल भी यूज़ रहेगा। क्योंकि जब 2 साल के बच्चे के घर में गए, कहीं पे 1 साल का बच्चा भी होगा, उसको 2 साल के बाद आप पकड़ लोगे, है ना। तो ये एक सर्वे है,
ये बहुत ज़रूरी है अपने एरिया में, 3 किलोमीटर के एरिया में, रेडियस में अभी कोई कोरोना नहीं है, सब जगह पे खुला हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करिए। आप फॉर्म भरवा के लाएंगे, एक और करिए, आसपास एरिया में पोस्टर चिपका दीजिए, छोटे साइज के, बहुत बड़े नहीं, A4 साइज के चलेंगे, A4 साइज के छाप के कलर चिपका दीजिए अलग अलग दीवारों पे कि भाई इस दिन को यहाँ पे ये एक्टिविटी होनी है, इस दिन को यहाँ पे ये ओपनिंग, ग्रैंड गाला ओपनिंग, ये वो। जैसे अभी मैं एक हफ्ते से हर रोज 5 मैसेज 10 मैसेज, कई लोगों ने तो सोचा हुआ यार क्या बार बार मैसेज करते हैं, क्या क्यों करा था, जल्द आप आओ, जल्दी आओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ। उस प्रकार वो जो नंबर उसमें से मिले, जो फॉर्म्स में से, उनका व्हाट्सअप ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप ना बनाना, क्योंकि लेडीज़ होती हैं, उनको बुरा लगेगा किसी ने मेरे ग्रुप में बिना मेरे से पूछे ऐड किया। आप उनको पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भिजवाओ, 100 200 300 लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो कि हमारे यहाँ पे, हमारे ऑफिस में पूर्णिमा से आप डिज़ाइन बनवा लेना उसका, हमारे यहाँ पे ये ओपनिंग हो रही है, किड शो है, पे ये फलाना ढिमकाना, जो भी एक्टिविटी वो रेखा बताएंगी वो एक्टिविटी है, आप हमारे स्कूल में आओ। और उस दिन एक छोटी सी कनात लगाइए, अगर स्कूल के अंदर जगह नहीं है तो कनात लगाइए, स्कूल के अंदर जगह है, काफ़ी बड़ा है एरिया, तो उसको एज इट इज स्कूल को यूज़ करिए। और आप अपने उस इलाके के पेरेंट्स को बुलाने के लिए एक ई रिक्शा चलता है, ई रिक्शा में म्यूज़िकल ऑडियो आप मेरे से बनवा लेना, मैं, हमारे कोई कांटेक्ट में है, वो हम आपको फ्री सर्विस देंगे, आप मेरे को बनवाओगे तो वो मैं आपको बना के व्हाट्सअप कर दूँगा। उस पर वो गाने से बोलता है, खुल रहा है माई छोटा स्कूल, जल्दी आ, ये वो पूरा उसकी एक स्क्रिप्ट है, वो आप ई रिक्शा पे चलवाइए, 10 दिन 12 दिन 15 दिन चलवाओ और पोस्टर लगाओ, लोगों के घर में भेजिए टीचर्स को। और जब इवेंट का दिन हो उस दिन इवेंट करिए, इवेंट में जो कुछ भी आप अपना इवेंट में डिज़ाइन बनाओ, किड्स शो करो, बेबी शो करो, ड्राइंग कंपटीशन करो, जो कुछ भी आप करना चाहे वो करिए। और वहाँ पे मेरे लिए हर जगह पे आना पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको एक वीडियो दी थी अभी 1 हफ्ता पहले, अब वो वीडियो को पॉपुलर करिए। उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी माई छोटा स्कूल में अपने बच्चे को क्यों दाखिल करे। हम माई छोटा स्कूल में बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं, कैसे करते हैं, जो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया वो सब वीडियो में भी बोला है। उस वीडियो को टुकड़े भी कर सकते हो आप, छोटे छोटे 2-2 मिनट के, वो भी करके आप उसको एक पूरा इवेंट क्रिएट कर दो। और इवेंट क्रिएट करके मैं आपको एक बहुत मजे की बात बता रहा हूँ, ये जिस दिन इनके यहाँ पे एडमिशन हुआ था सिर्फ उस दिन 2 या 3 हुए थे, कितने हुए थे, 2 या 3 थे, लेकिन आज इनके यहाँ पे 38 हो गए और अब इनके पास जगह खत्म हो गई है। अब इनके पास बच्चों को बिठाने की जगह नहीं है, 38 एडमिशन है ना, ये इनकी टीचर हैं, ये आप भी थे ना उस दिन वहाँ पे, तो 38 एडमिशन इनके 2 से, ये नवंबर की बात है, नवंबर में किया था, बीच में 2 महीने का कोरोना का गैप काट दो तो यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर इनके 2 से 38 एडमिशन हो गए। वो सर ने तो अभी इवेंट ही नहीं करा, सर 1 मिनट खड़े हो जाओ, आपने तो अभी इवेंट नहीं करा रिंकू सर, बिना इवेंट के इन्होंने वो फॉर्म भरवाए हैं, भेजा, बुराड़ी में रहते हैं दिल्ली में, इन्होंने भेजा अपने टीचर्स को, गए थे ना मैडम आप सब, वो इनके टीचर्स हैं, इनको हम सिखा के आए थे टीचर्स को, और ये गए थे अपने कॉलोनी के पेरेंट्स के घर में, सिर्फ फॉर्म भराने से ही एडमिशन हो गया, इवेंट तो भी करा ही नहीं, ये डर गए थे कि कोरोना आ गया फिर से, है ना सर। अब करो, अब आप करो, जुलाई तक करोगे 100 हो जाएंगे, आपके एरिया में बहुत बच्चे हैं, 100 हो जाएंगे आराम से। आप भी एक और जगह ले लो, 100 हो जाएंगे आप। ऐसा मैं देखना चाहूँगा, हर माई छोटा स्कूल ऐसा हो जाएगा, सर यार क्या कर दिया, यहाँ तो जगह ही नहीं है, अब क्या करूँ, एक और खोलूँगा, ऐसा होगा हर माई छोटा स्कूल।
हर माई छोटा स्कूल इस प्रकार का होना चाहिए जिसके अंदर आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट सचमुच में हो रहा हो। वो नहीं करना रट्टे मारने वाला काम। हर बच्चे को सचमुच में प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है और हर स्कूल में इतने बच्चे हों कि जगह कम पड़ जाए। यही है आपका सपना, यही है हमारा सपना। और इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आप अगर ग्रो करोगे, हमारे साथ रहोगे, तो हम भी ग्रो करेंगे। क्योंकि मैंने सुबह ही बोला था कि इस इवेंट में ये हमारे घर का इवेंट है, ये हमारे फैमिली का इवेंट है। जब हम आप अपनी फैमिली में बैठते हैं तो क्या कोई किसी बाहर वाले को वीआईपी बना के बुलाते हो? कोई नहीं बुलाता। तो ये इवेंट भी हमारे घर का है और बाहर के किसी वीआईपी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब ही वीआईपी हो। आप सब हमारे लिए वीआईपी हो। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया उस दिन जब आप इवेंट करोगे तो इवेंट में जो आपका डाटा कलेक्ट होगा, जो आपके टीचर्स घर टू घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, जो एक्सप्लेन करके आएंगे बातों को, वो सारी बातें वो इतनी अच्छी लगेंगी पेरेंट्स को कि वो आके आपके इवेंट के बिना भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इवेंट करेंगे उसका क्या फ़ायदा होगा वो बताता हूँ। ये मैम ने इवेंट किया था, उस इवेंट में मैं भी गया था, 5 मिनट के लिए मैंने वहाँ पे बोला भी था। और अब क्या हुआ कि इनके इलाके में सब लोगों को पता चल गया। उस दिन सिर्फ 2 एडमिशन हुए थे और इनको लगा पता नहीं सर ने मेरे 12,000 रुपये खर्च करा दिए, है ना, कुछ बचा नहीं और 12,000 रुपये गए। तो अब हम क्या बोले, उस वक्त कुछ नहीं बोलना ठीक लगता, लेकिन आज ये बोलते हैं सर जादू हो गया। बच्चे को पता है माई छोटा स्कूल है, वहाँ पे हर किसी को पता है वहाँ पे स्कूल है, हर किसी को स्कूल में एडमिशन भी लेना है। कोरोना जा रहा है, बच्चों ने पढ़ने आना है, तो कहाँ जाएंगे? जो स्कूल होगा। कौन सा स्कूल होगा? जो उसके घर जाके बच्चे को बुलाने आया था। आंचल ब्यूटी पार्लर वाला नहीं चलेगा अब आंचल प्ले स्कूल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब ब्यूटी पार्लर का नाम काट के प्ले स्कूल हो ही नहीं सकता। अब तो चलेगा माई छोटा स्कूल। तो ये इवेंट करिए। इवेंट कैसे करना है वो भी हमने बताया। काउंसलिंग आपकी पक्की होनी चाहिए। काउंसलिंग करने के लिए कई लोग थोड़े कच्चे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो भी बना के दी है कि भाई कई लोग अगर नहीं अपने आप एक्सप्लेन कर सकते तो वो मेरी वीडियो जो मैंने दी है वो आप दिखाइए उनको, पेरेंट्स को। वो एक इम्प्रेसिव है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद काउंसलिंग और फ़ोन भी करिए। आपके जो टीचर्स हैं 2 घंटे, ये नहीं करना कि सारा दिन बेचारी टीचरों को आप घुमाते रहो, चल घर पे जा, वो जॉब छोड़ के भाग जाएगी, है ना। 1 घंटा आधा घंटा उसको रोज भेजो टीचर्स को, डाटा इकट्ठा करो, फिर उसको कॉलिंग भी कराओ, व्हाट्सएप भी करो, उनके पीछे टाइम लगाइए और फिर इवेंट क्रिएट करिए। इवेंट क्रिएट करने से आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मिलता है। क्यों? आपके पोस्टर लग गए जगह जगह पे, वो रिक्शा पे गाना भी चल गया और फिर इवेंट भी हुआ। इवेंट में आपने किसी को कोई टेडी दे दिया गिफ्ट में, किसी को चॉकलेट दे दी गिफ्ट में, किसी को सर्टिफिकेट दे दिया, तो चाहे वो आपके स्कूल में नहीं था बच्चा, उसके पास आपकी कोई याददाश्त चली गई, तो वो स्कूल में आपके पास एडमिशन लेने दोबारा से जब भी उसको लेना है वो आएगा। जब आए तब उस वक्त की काउंसलिंग पक्की होनी चाहिए। उस वक्त ये ना हो कि सीधा सीधा बोलो ये हमारी किताबें हैं, ये हमारा बैग है और लो इतने पैसे दे दो, फिर नहीं आएगा कोई, फिर नहीं आए कोई आएगा। आप जब आए तो उसको बताइए कि आप एक ऐसा स्कूल हो जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है और जो आपके बच्चे को हैप्पीनेस देता है, आपके बच्चे को मॉरल बनाता है, एथिकल वैल्यूज़ देता है, आपके बच्चे को इजी लर्निंग देता है, आपके बच्चे को उस तरीके से पढ़ाता है जिस तरीके से बच्चों को अमेरिका में, इंग्लैंड में, बड़े बड़े अदर कंट्रीज़ में पढ़ाया जाता है। वो उस तरीके से हम अपने इस मोहल्ले में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं।
ये इसको इम्प्लीमेंट यदि आप करेंगे तो इस वक्त कंपटीशन नहीं है मार्केट में। इस वक्त आपके सामने कोई और स्कूल नहीं है। आपकी पूरी फुल कैपेसिटी जुलाई तक भर जाएगी, पक्का, कोई इसमें डाउट नहीं है। और जिस भी यहाँ पे जो लोग साथी आए हुए हमारे, उन्होंने यदि अभी डर के मारे परेशान होके कोरोना से स्कूल खोलने की सोची ही नहीं है कि अभी तो मैं नहीं खोलूँगा, अब अगले साल खोलूँगा, ऐसे भी हैं कुछ लोग। तो डरो नहीं, मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। दो दिखाए हैं, एक ये मैडम है रिया कपूर और एक वो रिंकू यादव सर हैं बुराड़ी से, और रिया कपूर मैडम है लक्ष्मी नगर से, दिल्ली से। इस प्रकार आप अपने यहाँ पे करोगे तो आपकी कन्वर्जन होने में कोई भी किसी भी प्रकार का मुझे कोई शक नहीं है। कंपटीशन को समझना ही नहीं कुछ आपने, कि कोई ये ना करना कि वो 800 ले रही है तो मैं 700 ले लूँगी। जो आपको ठीक लगे फीस वो ही लो। अगर आपने 800 सोची तो आप 800 ही लो। पैसे के चक्कर में वो ना करना कि भाई कम फीस में हम पढ़ा देंगे तो लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। 100 रुपया आज की डेट में कोई भी पेरेंट 200 रुपया नहीं सोचता। मैडम ने 500 रुपये की फीस रखी थी, आज 900 रुपये की इनसे लड़ के करवा रहा हूँ। 900 रुपये की, ये 500-600 में पढ़ा रहे थे, 900 रुपये करा रहे हैं इनकी। तो फीस ठीक रखिए, लूटने वाला काम भी नहीं है और ये 500-400 वाला भी काम नहीं है। ठीक ठाक जो फीस हो, जो जिससे आपको एक सही प्रॉफिट मिले, जिससे कि आपको चलता रहे काम। टीचर्स को सैलरी दो और अच्छे टीचर्स रखो, अपना जो भी अपना इंफ्रा है उसको मेंटेन रखो, उसके हिसाब से अपनी फीस सेट करो। मेरे ख्याल से मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त इसमें लिया है, लेकिन इस इवेंट को अगर आप करेंगे तो हम आपके लिए वो जो म्यूजिकल ऑडियो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे देंगे, कोई उसका खर्चा नहीं है। आपको इसकी गाइडेंस दे देंगे, वो पूर्णिमा मैडम आपके लिए इसके लिए डिजिटल पोस्टर बना के दे देंगी, और कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी वो हम आपको इसमें हर वक्त दे देंगे। इवेंट करेंगे, हमारे लिए पॉसिबल हुआ, प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो हम आ भी जाएंगे आपके इवेंट में, हम आ भी जाएंगे यदि पॉसिबल हुआ उस दिन। तो नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर आप अपने आप करिएगा। इसके साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।